नमस्कार दोस्तों। 15 जनवरी 2009 को क्यों माना जाता है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक चमत्कारिक दिन। क्या हुआ था उस दिन? मैं बात कर रहा हूँ यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 एयरबस A320 के साथ। क्या उन्होंने 155 यात्रियों को सेफली सर्वाइव किया था? आज के दिन के अंदर हम पूरी केस स्टडी उसकी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंदर अगर आप लोग नए हैं या तो चैनल के अंदर आप नए हैं, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आइए पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। जनवरी 2009 को यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 एयरबस A320 अपनी उड़ान भर रहा था लुगार्डी एयरपोर्ट से कार्लोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। फ्लाइट में टोटल 150 पैसेंजर्स थे और 3 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे, यानी कि टोटल 155 मेंबर्स उस फ्लाइट के अंदर सवार थे। इसी प्लेन को 57 वर्षीय कैप्टन सुली उड़ा रहे थे और उनके पास 19,663 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस पायलट होने के साथ साथ वो बेहतरीन ग्लाइडर पायलट भी थे। उनका साथ दे रहे थे जेफरी स्किलेस जो 49 वर्षीय थे और उनके पास भी 15,643 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। कुछ ही देर में दोनों फ्लाइट ऑफिसर सेफ्टी चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए फ्लाइट रनवे 4 पे निकल पड़ती है। अप्रॉक्स 3:24 पे फ्लाइट टेक ऑफ करती है। तकरीबन एक ही मिनट बाद फ्लाइट की ऊंचाई थी 700 फीट पर और उसके 2 या 3 मिनट बाद ही एक पंछियों का झुंड जो पूरे फ्लाइट से टकरा जाता है एंड तब फ्लाइट की ऊंचाई थी 2,818 फीट पर। ये पंछियों का झुंड पूरा प्लेन को घेर लेता है और कुछ ही मिनट में एक बड़ा सा धमाके की आवाज आती है। जो धमाके की आवाज है वो इंजन के अंदर से निकलती है। दोनों इंजन जो होते हैं वो पूरी तरीके से आग से जलने लगते हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगाडिया एयरपोर्ट पे कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि उनके फ्लाइट को बर्ड स्ट्राइक हुआ है और लगाडिया एयरपोर्ट पे भी एटीसी ने भी ये इन्फॉर्म करते हुए कहा कि आप फ्लाइट को फिर से रिटर्न ले लीजिए, रनवे पूरा क्लियर है। दोनों पायलट सोच ही रहे थे कि लगाडिया एयरपोर्ट पे फिर से रिटर्न जाने के लिए, पर उन्होंने फिर से डिसीजन को मोड़ लिया, यानी कि वहां पर वो रिटर्न नहीं गए। इसका एक ही रीजन था क्योंकि उनका जो प्लेन था वो ज़्यादा फीट की ऊंचाई पे नहीं था, बहुत ही कम फीट पे था वो प्लेन। पर सबसे चौंका देने वाली खबर तो ये थी कि कुछ सेकंड्स तो अभी भी प्लेन जो है ग्लैड कर रहा था, बट फिर भी एक ही ऑप्शन उनके पास रह जाता है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट पे सेफली लैंड करना। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो था उनके पास न्यू जर्सी था, पर प्लेन की ऊंचाई अभी भी इतनी नहीं थी कि वहाँ पर न्यू जर्सी तक भी वो वहाँ पर पहुँच सके। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ। जनरली 3 प्रकार की लैंडिंग होती है। एक तो वाटर लैंडिंग हो गई, एक जब नॉर्मल लैंडिंग आप करते हैं, एंड तीसरी जो है ग्राउंड लैंडिंग। ग्राउंड लैंडिंग यानी कि जो रेत जैसी जगह होते हैं वहाँ पर। यूएस एयरवेज 1549 की जो केस था, इसके अंदर जो सबसे पहला जो ऑप्शन जो नजदीक आता है वो है न्यू जर्सी एयरपोर्ट, बट वो काफी दूर था और प्लेन की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन इसके अंदर आता है वो है ग्राउंड लैंडिंग। ग्राउंड लैंडिंग यानी कि बट इस यूएस एयरवेज की केस के अंदर वहां पर भी अभी तक कोई ऐसा ग्राउंड उसके नजदीक नहीं था। वाटर लैंडिंग एक ऑप्शन बचता है कि जो उनके सामने भी नजर आ रहा था। पायलट लगातार चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे थे कि उसके अंदर कैसे इस तरह की सिचुएशन में वो हैंडल कर सकते हैं और इसमें बाहर निकल सकते हैं। वो लगातार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नाकामयाब रहे क्योंकि दोनों इंजन जो हो चुके हैं वो फेल हो चुके हैं। जनरली इमरजेंसी चेकलिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि आप कैसे ऐसी इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। यूएस एयरवेज के केस के अंदर भी था मेंशन, पर वो हाई एटीट्यूड के लिए था। लो एटीट्यूड के लिए उनको कोई उपाय नहीं मिल पाया। कम समय होने के कारण अब पायलट को सिर्फ एक ही सुझाव आ रहा था, वो हडसन रिवर यानी कि वाटर लैंडिंग। वाटर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही करने से इस तरीके से करने से शायद प्लेन को क्रैश भी हो सकता है और शायद प्लेन 2 हिस्सों में बन भी सकता है। फाइनली उन्होंने कठिन सोचने के बाद उन्होंने एक ही डिसीजन लिया, वो है हडसन रिवर पर लैंड करने का। जब रिवर पे लैंड कर रहे थे तब वहाँ का फेमस ब्रिज जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज, वहाँ से प्लेन 900 की फीट के से ऊपर से वो गुजरा था। यहाँ पे 230 किलोमीटर की रफ्तार पर प्लेन को नीचे लाया गया और पायलट ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्लेन को अंदर ध्यान रखा है कि कितने जितना हो सके प्लेन की रफ्तार को कम किया जा सके ताकि एक स्मूथली वाटर लैंड हो सके।
यहाँ पे क्रू मेंबर्स ने भी दूसरी साइड एटीसी को इन्फॉर्म कर दिया और उनको बता दिया गया कि हम वाटर लैंडिंग कर रहे हैं, तो आप रेस्क्यू टीम को रेडी रखें, नाउ इट्स टाइम फॉर द इमरजेंसी। यहाँ पे 230 किलोमीटर की रफ्तार पर प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाया गया वाटर के ऊपर। कैप्टन एक बेहतरीन पायलट होने के साथ साथ एक ग्लाइडर पायलट भी थे, तभी उनको पता भी था कि अगर वाटर लैंडिंग कैसे सही तरीके से किया जा सके और तो सभी पैसेंजर्स को सर्वाइव किया जाए। तभी एक और चीज़ इसके अंदर ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर जब आप वाटर लैंडिंग कर रहे हैं तो प्लेन का कोई भी हॉल, छोटा हॉल भी ओपन नहीं होना चाहिए, ताकि अगर वहाँ से वाटर अगर एंटर हो गया तो वो प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा डूब लेगा, आई मीन प्लेन उसके अंदर समुद्र के अंदर डूब जाएगा। इसी तरीके से पायलट सेफ्टी चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए फाइनली वाटर के अंदर लैंड कर देते हैं और यहाँ पे पायलट की समझदारी काम लगती है। एक और चीज़ यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि एग्जिट डोर जो होता है किसी से गलती से ओपन हो गया होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पैसेंजर्स की यहाँ पे जान नहीं गई थी। तकरीबन 100 जैसे पैसेंजर्स थे जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी थी और उनको फिर से सर्वाइव किया गया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि 155 टोटल मेंबर्स को सर्वाइव कर दिया गया, पर उनके जो बैग्स और उनके जो सामान थे जिसको वो फ्लाइट डूबने के कारण उनके लगेजेस भी डूब गए थे। इसी के सामने कंपनी ने एक एक्शन लिया और उनको $10,000 जितनी छूट दी और इवन जो फ्लाइट की टिकट से जो भी वो भी उनको रिफंड कर दिया गया। तो ये सबसे अच्छा एक्शन जो हुआ वो कंपनी की ओर से लिया गया था उस टाइम पे। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता चलता है कि लेफ्ट इंजन जो है वो टोटली ब्रोकन हो चुका था एंड राइट इंजन जो है वो सही तरीके से इंडिकेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंजन में आग लगने की वजह से। इसी वजह से जब कैप्टन्स भी जब रिस्टार्ट करने की इंजन ट्राई कर रहे थे तो वो रिस्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका यही भी रीज़न है क्योंकि वो दोनों इंजन वो काम करना बंद कर चुके थे। धोखा देने वाली तो ये खबर है कि जब बर्ड्स इंजन के साथ टकराए, वो बर्ड्स का जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चलता है कि यह एक कैनेडियन बर्ड्स थे जो ज़्यादातर न्यूयॉर्क के देशों में उस टाइम पे पाए जाते थे। हालांकि वो वजन में भारी रहते थे, तो अभी आप सोचोगे कि क्या इंजन जो होते हैं वो बर्ड्स का वजन भी नहीं झेल सकते हैं क्या? इवन इसका जो आंसर है, जब इंजन का जब टेस्टिंग किया जाता है तब कुछ जो मरे हुए पक्षी होते हैं उनको भी उसके अंदर चेक किया जाता है, उसके अंदर डाल के उसके अंदर चेक किया जाता है कि क्या इंजन आपको पूरी तरीके से रेडी है। तब उसमें क्या रहता है कि वहाँ उस टाइम पे इतने पक्षी नहीं रहते हैं जिस टाइम पे वो चेक किया जाता है। यूएस एयरवेज का जो केस था जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वो पक्षी पाए गए कैनेडियन बर्ड्स, उसी वजह से वो पक्षी अंदर जाने की वजह से वो जो प्लेन की जो इंजन की जो पंखे होती है वो भी ब्रोकन हो चुकी थी एंड इंजन में आग लगने की वजह से दोनों इंजन क्रैश हो चुके थे। तो इस तरीके से ये इंजन जो होता है वो क्रैश हो गया था पूरी तरीके से। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क के अंदर ऐसे 17,000 जैसे पक्षी थे जिनको शहर के बाहर निकाला गया। और आपने एक और चीज़ यहाँ पे देखी होगी, ज़्यादातर जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे नज़दीक में कोई भी जंगल ऐसा नहीं देखने मिलेगा। उसका रीज़न एक ही है, ताकि कोई भी पक्षी एरोप्लेन के संपर्क में ना आ सके और ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो सके। इसी तरीके से यूएस एयरवेज ने इस सिचुएशन को सर्वाइव किया है, सभी पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाला। साथ साथ इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये कि जो कैप्टन्स थे वो बहुत ही समझदार थे एंड एक्सपीरियंस पायलट होने के कारण ये संभव हो सका था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।